तो पहला एग्जाम्पल आपका जो दिया गया है 0.5 मोल ऑफ गैस at 300 Kelvin expands isothermally from an initial volume of 2.0 liters to final volume of 3.0 liters, नहीं सॉरी 6.0 liters, ठीक है. What is the work done by the gas? ब्रैकेट में दिया हुआ है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. सेकेंड, हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस. गैस को कितनी हीट सप्लाई की गई है. आपको वर्क डन भी कैलकुलेट करना है और हीट सप्लाइड भी कैलकुलेट करना है. क्या क्या दिया हुआ है आपको. अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है. कितना दिया गया है 0.5 मोल, ठीक है. एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपांड्स. टेम्परेचर कितना दिया था 300 केल्विन. वो एक्सपांड करता है आइसोथर्मली है, ये याद रखना आइसोथर्मल एक्सपांशन है. यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो मैं बोलूँगा V1 है आपका 2 लीटर और V2 कितना है बेटा आपका 6 लीटर. ओके. और कैपिटल R की वैल्यू दिया है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. सबसे पहले क्या पूछा है व्हाट इज द वर्क डन. बाद में क्या पूछा है हीट सप्लाइड. अच्छा ठीक है. देखो इसके लिए लॉग बुक लगेगा, बहुत आसान है बट लॉग बुक लगेगा. अगर आपको याद होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है म्यू आर टी है ना, नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1. अब इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा मैं 2.303 म्यू आर टी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, ठीक है. 2.303 म्यू कितना है बेटा 0.5, 8.31 टेम्परेचर कितना है सॉरी 300 केल्विन और लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 मतलब कितना हो जाएगा 6L अपॉन 2L मतलब क्या हो जाएगा 3 लॉग ऑफ 3. ओके. अब आपको लगेगा लॉग बुक. लॉग बुक है, निकालिए. जिनके पास लॉग बुक है निकालो. जाओ नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग सॉरी लॉगरिदम में जाओ, सॉरी लॉगरिदम में जाओ और लॉग ऑफ 3 देखो. लॉग ऑफ 3 वैसे तो 1 to 10 तुमको याद रखना चाहिए बट फिर भी लॉग ऑफ 3.0 देखो. 3 का 0 में, 3 का 0 में पहले 3.0 का 3 का 0 में देखो कितना आ रहा बताओ बेटा. मतलब 3 नहीं है इसमें तो तुमको 30 देखना पड़ेगा. 4771 देखो है ना. तो 2.303 इंटू 0.5 8.31 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 0.47 30 का 0 में क्या था 771 बोला ना ये. अब ये 0 पॉइंट क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका आपको शायद मालूम होगा. लॉग ऑफ जैसे मान लो 3 पॉइंट कुछ भी XYZ करके कोई नंबर है. डेसिमल से पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है. जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स रहते हैं -1 करते हैं. तो एक ही डिजिट है तो 1 -1 यानी कि 0 पॉइंट.
अगर मान लो ऐसा रहता 31.42 ऐसा कोई नंबर रहता, तो मैं देखता डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, कितने हैं, 2, तो फिर आप लिखते हैं 2 - 1 यानी कि 1 पॉइंट। अच्छा ठीक है, अगर मान लो ऐसा नंबर है 327.5, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है, 3, 3 - 1 2, 2 पॉइंट, मतलब इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। अब आई बारी मेंटिसा की। मेंटिसा कैसे निकालते हैं, शुरू नंबर से देखते हैं अपन, है ना। अगर 2 डिजिट का है, जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट का है, 32 का 7 में, मीन डिफरेंस 5 में, 32 के रो में देखना पड़ता, 7 के कॉलम में देखना पड़ता, एक नंबर आएगा कुछ ना कुछ, फिर उसी लाइन में और आगे बढ़ो, एक मीन डिफरेंस का कॉलम है, तो ये चौथा वाला बोले तो मीन डिफरेंस रहता, वहाँ एक और नंबर आएगा, चलो इसको x पकड़ लेता हूँ, इसको y पकड़ लेता हूँ, यहाँ एक और नंबर आएगा, इन दोनों को ऐड कर डालो, तो ये वो आपका यहाँ पर लिखने वाला मेंटिसा रहेगा। अब जो यहाँ पर था, यहाँ सिर्फ खाली 3 था, 3 को क्या लिख सकता मैं, 3.00 लिख सकता है कि नहीं। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, एक ही है, तो इसीलिए 0 पॉइंट आ गया। फिर देखो 30 का 0 में, 30 का 0 में, मीन डिफरेंस 0 में, तो 30 का 0 में ही आया था, 0 का मीन डिफरेंस होता ही नहीं, तो 4771, तो 0.4771। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लिकेशन करो, बताओ कितना आंसर। फास्ट, चलो मल्टीप्लाई करो, चल जाए मल्टीप्लाई कर। आया क्या, क्या रहा, हाँ एक्चुअल आंसर होना चाहिए 1.369 किलो जूल, दिस शुड बी द आंसर, 1.369 किलो जूल, ये आंसर होना चाहिए आपका वर्क डन का। चलो ये तो पहला आंसर आ गया, 2 चीज़ें पूछी गई थी हमको। दूसरी आंसर चीज़ें क्या पूछी गई थी आपको, हीट सप्लाई, ये तो बहुत आसान है। देखो सेकंड पॉइंट जो आपको निकालना है, जिसमें हीट सप्लाइड आपको निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। इन आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको मालूम है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होता है बेटा, 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती, तो डेल्टा यू 0 है। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो बोर्ड एग्जाम है ना, जब बोर्ड एग्जाम करेंगे आप, तो ये चीज़ों को बाकायदा लिखना। नीट में चलो ठीक है, थोड़ी लिखने की जरूरत है, आपका रफ वक्त थोड़ी देख रहा कोई, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मगर जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ये मेंशन करना बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ों को। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा, डेल्टा यू म्हणजे 0 प्लस वर्क डन, है ना, और वर्क डन कितना है 1.369 किलो जूल। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली हीट सप्लाई, आया समझे, दिस इज अवर हीट सप्लाई। ऑफ कोर्स नीट में आपको ऐसा रहेगा, जो ऐसे लॉग्स आएंगे जो जनरली हम जानते हैं इसकी वैल्यू, फिर भी नेचुरल लॉग की वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक याद रखें तो बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू an
isothermal process, full stop, if it does 2000 joule of work on its environment, how much heat is added to it, कितनी हीट उसमें ऐड की गई है पता लगाओ। बोलो भाई दूसरे का आंसर ओरली बताओ। दूसरे का आंसर क्या आएगा? 2000 जूल। ये वर्क डन दिया ना आपको और हीट सप्लाइड पूछा। अब भी थोड़ी देर पहले क्या दिखाया अपन ने कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन उसके बराबर रहता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में भैया क्या होता है? हीट सप्लाई वर्क डन के बराबर होता है, जो कि हीट सप्लाई फिर कितना हो जाएगा? 2000 जूल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, five moles of an ideal gas at constant temperature of 1200 Kelvin is compressed from 200 liters to 20 liters. First stop. Evaluate work done in this process. Evaluate work done in this process. चलिए, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम इन नंबर 220 करके तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन इससे हमारा। चलिए, क्या क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अमजद सेठ, इसको प्रॉपर बंद किया करो। तो देखो भैया सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 5 मोल्स और टेम्परेचर कितना है बेटा? 1200 केल्विन। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका? 200 लीटर्स। फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा? 20 लीटर्स। इवेल्युएट क्या करना है अपने को बेटा? वर्क डन इन दिस प्रोसेस, है कि नहीं? फिर से मैं कहूँगा आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है? म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। क्या है? म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 2.303 से मल्टीप्लाई करो तो म्यू आर टी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.303। ओके, म्यू की वैल्यू कितनी है? 5। आर कितना है? 8.3। 8.314 होता, अपन 8.3 ले लो, आसान करो कैलकुलेशन। टेम्परेचर कितना केल्विन है? 1200, ठीक है। और लॉग ऑफ V2 कितना है? 20 और ये कितना है? 200, ठीक है भाई। जब तक के हम वहाँ करें तक के पूरा इनको मल्टीप्लाई कर लो तो जरा। इनको मल्टीप्लाई करो तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय 1200 कितना हो रहा बताओ?
हो गया टाइम? 15 मिनट पहले जाना तो आधा घंटा पहले चले जा रहा। ऐसा क्या? ठीक है फिर जा। दरवाज़ा लगा दे, बंद कर दे। बोर्ड लगा दे सीधा। नहीं नहीं, बोर्ड लगा दे। बोलो। 2.303 मल्टी, हाँ इसका जो आना चाहिए 11.48 इंटू 10⁵ 11.48 इंटू 10⁵ के आसपास आना चाहिए ये। अब 20/100 को क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा log ऑफ 1/10 लिखूंगा, log ऑफ 1/10। अब सवाल है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई बता सकता है log ऑफ 1/10 की वैल्यू क्या है बिना लॉग बुक को हाथ लगाए? बिना लॉग बुक को हाथ लगाए कितना रहेगा बेटा? या बिना मोबाइल से सर्च किए कितना? हाँ सोहन बोल। 1 आएगा, -1 आएगा। दैट्स करेक्ट। कैसे आया? बेस 10 है। हाँ, और वैल्यू जैसे कि मान लो log ऑफ x टू द बेस y इक्वल्स टू z। ऐसा एक मान लो log है, log ऑफ x टू द बेस y इक्वल्स टू z। इसका मीनिंग मतलब क्या होता है मालूम क्या? y का कितना पावर होना चाहिए ताकि उसका आंसर x आ सके। y का कितना पावर मतलब इसका कितना पावर होना चाहिए ताकि आंसर ये आ सके। ये जो आंसर है वो क्या बताता है मालूम क्या बेटा? पावर किसका? इसका। जैसे मान लो कि मैं बोलूँगा log ऑफ 2, नेचुरल log ऑफ, ये कोई भी, चलो log टू द बेस 2 हो रहा मैं। log बहुत सारे आते हैं बेस में। हमारे फिजिक्स में हम सिर्फ 2 बेस जानते हैं, log टू द बेस 10, log टू द बेस e। ये फिजिक्स में सिर्फ 2 जानते हैं। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे चलते हैं, log टू द बेस 2, log टू द बेस 3, log टू द बेस 4, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो वैसे ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, log टू द बेस 2 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो बोले भैया ये क्या है? बेस 2 है, तो 2 का कितना पावर आना चाहिए ताकि आंसर 4 आ जाए? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। फिर इसी तरह से log टू द बेस 10 100, 10 का कितना पावर होना चाहिए ताकि आंसर 100 हो जाए? 10 का पावर कितना होता तो आंसर 100 होता? 2। तो ये 2। एक और log टू द बेस 10 1000, 10 का कितना पावर होना चाहिए ताकि आंसर 1000 आए? 3। तो ये आंसर क्या आएगा? 3। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए log ऑफ 100 टू द बेस 10 कितना रहेगा? तो 2। log ऑफ 1000 टू द बेस 10 कितना रहेगा? 3। समझ में आ रहा ना कि 10 का पावर कितना होना चाहिए? अब यही ऐसा कुछ है यहाँ पर। अभी जो आया वो देखो क्या है, ये 1/10 है ना। log ऑफ 1/10 का मतलब क्या हुआ? log ऑफ 0.1, और ये बेस 10 है ना, ये बेस 10 है ना। 10 का कितना पावर होना चाहिए कि आंसर 0.1 हो जाए? -1। 10 का पावर अगर -1 रहा तो उसका आंसर 0.1 होता है ना। 10 का पावर -1 इज इक्वल टू हाउ मच होता? 0.1 होता ना, है कि? तो log टू द बेस 10 के जब भी यहाँ पर जीरोज है 1/10 100 1000 है तो अच्छी बात है भाई, वो तो इजीली निकल जाता है। हाँ, मसला ये है कि वो नेचुरल लॉग का मसला क्या है, वो ई है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2.712 ऐसा कुछ है उसकी वैल्यू, तो उसका कितना पावर होना चाहिए वो मुश्किल है निकालना। तो इसीलिए उसको सजेस्ट ये करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल लॉग आप याद ही रखो। नहीं भी याद रखे तो कोई बहुत बड़ी झंझट नहीं है तुमको। अब नीट एग्जाम में तो मेंशन कर देगा ब्रैकेट के अंदर कि log टू द log 2 की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ log 1/10 आया, नहीं नेचुरल लॉग कितना आएगा जो भी log ऑफ 1/10 आया तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/10 कितना होता करके। नीट में तो ब्रैकेट में आपको दे देगा। आपको स्टेट बोर्ड में क्या करना पड़ेगा? पहले तो log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लॉग बुक की मदद से निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा आया जो पिछली वाला अपने को लॉग बुक की जरूरत पड़ गई थी, बिना लॉग बुक के वो नहीं कर रहा था, अपन इतने माहिर नहीं है कि अपन ओरली पता लगा ला इसका, मगर ये वाला बिना लॉग के भी हो जाता, समझे ना।
तो आंसर इसका आ रहा है -1। देखो -1 आएगा तो फिर वो हो जाएगा -11.48 इंटू 10⁵ जूल। दिस इज द वर्क डन, -11.48 इंटू 10⁵ जूल्स। नेक्स्ट, if 1 gram mole of a gas is expanded, 1 mole of a gas होना चाहिए, 1 ग्राम मोल क्या है वो, is expanded isothermally at 127 degrees Celsius such that its volume increases 2 times, then find the work done and heat absorbed by the gas। ठीक है, तो चलिए देखते क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम है टेम्परेचर काय में है, डिग्री सेल्सियस में, अपने को काय में चाहिए, केल्विन में, है ना। तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 127 + 273 एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0.15 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 400 केल्विन। ठीक है, आर की वैल्यू तो 8.3 ले लो, जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ नहीं, मगर मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। और फिर उसके अलावा क्या दिया हुआ है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 टाइम्स, मतलब V2 इज 2 टाइम्स ऑफ V1। तो आपसे वर्क डन पूछा गया। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, μRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, है ना। अब म्यू कितना है 1, 8.3 इंटू 400 नेचुरल लॉग ऑफ 2। केमिस्ट्री में हुआ तुम्हारा नेचुरल लॉग ऑफ 2 हुआ क्या, याद रखो इसकी वैल्यू 0.693 है ना, 0.693 बहुत यूज में होता हो। तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 0.693। और याद रखें मैंने डायरेक्ट नेचुरल लॉग की वैल्यू बताया, मैंने लॉग टू द बेस 10 की नहीं लिया, है ना। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नेचुरल लॉग की वैल्यू 0.693। अब चलो करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा बताओ, an ideal gas of volume 1.0 liters
is adiabatically compressed to 1/15th of its initial volume its initial pressure and temperature is 1.01 into 10 raised to power 5 Pascal and 27 degrees Celsius respectively. Given CV for ideal gas equals to 20.8 joule per mole per Kelvin and gamma equals to 1.4. Calculate final pressure, work done, final temperature, how would your answer change if process was isothermal? How would your answer change if process was isothermal? लंबा प्रॉब्लम है, 6 चीज़ें निकालना है। ये 3 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फिर वापस से वो 3 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इधर का हो गया। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या क्या दिया हुआ है? एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर is adiabatically compressed to its initial volume of 1/15th of its initial volume। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ। तो भाई सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है कि V1 इज इक्वल्स टू 1 लीटर और V2 इज इक्वल्स टू 1/15 टाइम्स ऑफ V1, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय V2। चलो आगे क्या? इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनिशियल प्रेशर कितना है? 1.01 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली। CV ऑफ आइडियल गैस कितना है? 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन, और गैमा की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.4। आपको क्या निकालना है? फाइनल प्रेशर, वर्क डन और फाइनल टेम्परेचर। ये सारी बातें आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रेशर पे फोकस करेंगे। तो पहला वाला पार्ट, आप ये बात जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गैमा जो है वो कांस्टेंट होता है, मालूम ना? एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम की जानकारी है, V1 और V2 की जानकारी है मेरे पास साथ ही साथ P1 की जानकारी है। तो अगर ये फॉर्मूले को मैं 2 स्टेट के लिए लिखता हूँ, P1 V1 गैमा इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? P2 V2 गैमा। समझ में आया क्या भाई? ये फॉर्मूले को अपन ने 2 स्टेट के लिए लिखे, P1 V1 गैमा इक्वल्स टू P2 V2 गैमा। ओके,
और अब आगे क्या लिखा जाएगा फिर ये P1 है ना अपने पास, अपने को P2 निकालना है, तो P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2 रेस्ट पावर गैमा। बात समझे क्या, है ना। P1 निकालना है, P2 निकालना है, तो P2 को रहने दिया, V2 को उधर भेजा, तो V1 अपॉन V2 रेस्ट पावर गैमा। देखो P2 इज इक्वल्स टू P1 कितना दिया हुआ है आपका 1.01 इंटू 10 रेस्ट पावर 5। ओके, V1 को मैं लिख सकता हूँ 15 टाइम्स ऑफ V2 और ये हो जाएगा जस्ट V2 रेस्ट पावर गैमा। गैमा बोले तो क्या है 1.4 है, ये 1.4 है। अब V2 कैंसिल हुआ, 1.4 का पावर आप लॉग बुक से निकाल सकते हैं, नो डाउट इसको लॉग बुक से निकाल सकते हैं, मगर आप बोले सर लॉग बुक यूज़ नहीं करना जमेगा हमको, तो कोई बात नहीं, इसको आप 7/2 का डालो, 7/2 का डालो। अब यहाँ तुम्हारी थोड़ी झंझट बढ़ जाएगी, 15 को पहले 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तुमको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब जाहिर बात है जब नीट में ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये बड़े नंबर नहीं आते, 4, 2, 3 ऐसे नंबर्स आते हैं जिसका इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ऐसे नंबर्स आते हैं नीट में। तो खैर आप देखेंगे कुछ है 1-2 प्रॉब्लम ऐसे, तो अब मैं डायरेक्ट देता हूँ इसका आंसर जो आएगा, तो आपको क्योंकि टाइम बहुत जाएगा उसमें। तो ये आप जब 15 को 7 बार मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल प्रेशर जो आपका आने वाला रहेगा 44.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 पास्कल, इस तरह से आएगा, है ना। और इन केस अगर आप बोलेंगे सर ये अगर लॉग बुक से निकालना रहा तो हम कैसे निकालेंगे, तो लॉग बुक से निकालना रहा तो मैं तो बोलूँगा ठीक है इसको 7/2 में भी कन्वर्ट मत करो, डायरेक्ट 1.4 लिखो। बोले कैसे, देखो पहले तो देखो a रेज़्ड टू पावर m करके कुछ नंबर है मान लो मेरे पास, है ना, a रेज़्ड टू पावर m, ध्यान दो बेटा इधर। तो मान लो x इज इक्वल्स टू a रेज़्ड टू पावर m है, मुझे a रेज़्ड टू पावर m की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको x इंडिकेट कर दिया। सबसे पहले लूँगा मैं इसका लॉग, लॉग में क्या होता है पावर नीचे आ जाता है, अगर कोई नंबर पावर में रहा ना वो नीचे आ जाएगा, फिर इसको लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ a। अब आगे लॉग लेंगे तो उसके लिए 2 रूल है, एक कैरेक्टरिस्टिक का रूल है और एक मेंटिसा का। अब जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ कैसे करते थे आप, मैं बोलूँगा मेरे पास नंबर क्या है, तो बोले 15, उसका पावर क्या है 1.4, तो मैं उसका लेता था लॉग 1.4 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 15, लॉग ऑफ 15। अच्छा ठीक है, 1.4 जैसे कि वैसे, अब लॉग ऑफ 15 निकालना है, तो बोले लॉग ऑफ 15 कैसे निकालेंगे आप, मैं लॉग ऑफ 15 को लिख सकता हूँ 15.00 लिख सकता हूँ, 15.00। डेसिमल से जस्ट पहले कितने नंबर डिजिट्स हैं 2, 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, मैंने क्या निकाला कैरेक्टरिस्टिक। अब रही मेंटिसा की बात, मेंटिसा कैसे निकलेंगे, 15 का 0 में देखो, आप देखो बेटा 15 का 0 में, देखो 1761। अब इन दोनों नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो जल्दी से करो मल्टीप्लाई, बताओ क्या आंसर आ रहा फास्ट। कितना आ रहा, कैलकुलेटर से कर भाई, टाइम बहुत हो रहा है उसमें, कैलसी से करके बता क्या आ रहा। हाँ 11.76, तो ये क्या हुआ बेटा log x हुआ, क्या हुआ log x। अब अपने को मगर x की वैल्यू चाहिए ना, अपने को log x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, तो log x निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ log x, मतलब ये आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ 11.76, है ना। अब एंटी लॉग ऑफ 11.76 कैसे देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद से शुरू करना पड़ता है। अगर आप लॉगरिथम का पेज पलटाएंगे, पलटाओ पेज, दूसरा लगा है एंटी लॉग का पेज आएगा, आप देखो 0.76 का 0 में देखो, 76 का 0 में क्या रहा 5754, नहीं फिर नंबर गलत आ रहा अपना, बहुत गलत आ रहा अपना,
अच्छा ये बाकी है ना, 1.01 से भी कितना आया, ठीक है चलो देखते हैं अपन। हाँ कितना आया, 5754, और 10 का पावर देखो क्या करना है आपको, 5754 आया, पहले डिजिट के बाद नंबर डेसिमल दे दो, पहले डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, फिर उसके बाद 10 का पावर ये वाला जो नंबर है वो लिख दो, 5.74 इंटू 10⁻11। गलत है, तुम एक बार चेक करो फिर से, यहाँ गलत हुआ तुम्हारे, मल्टीप्लिकेशन गलत हुआ, ये 11 पॉइंट नहीं आया होगा, ये 1.6465 है ना, तो ठीक है 1.646 ले दो, यही तो बोलो गलत हो रहा है, 1 पॉइंट होगा, यही गलत हुआ हो। अब देखो 5 आया था ना, 64 का 6 में मीन डिफरेंस 5 में, एंटी लॉग में देखो, 64 का 6 में मीन डिफरेंस 5 में, एंटी लॉग ऑफ 1.6465, डेसिमल की बात चालू करना है। 64 का 6 में देखो कितना आ रहा, 64 का 6 में 4365 है ना, और मीन डिफरेंस कितना है 5, तो ऐड करना है अपने को, तो 4370, तो ये आएगा 4370, ठीक है 4370 आ गया। अब 4370 आया, ये यहाँ पर बताओ मुझे डेसिमल के पहले कौन सा नंबर है, 1, तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट के आगे क्या देंगे आप, डेसिमल, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 43.70, तो मतलब 15 का जो 7/2 कितना आ रहा है, वो 43.70 आ रहा। अब 43.70 मल्टीप्लाई बाय 1.01 इंटू 10⁻5, ये तकरीबन थोड़ा बहुत इसके आसपास आ जाएगा। लॉग बुक में जो आंसर रहता है वो अप्रॉक्सीमेट रहता है, एक्यूरेट आंसर्स नहीं रहते लॉग बुक में, तो इसीलिए अब आप जब उसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे कुछ आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तरीके से लॉग बुक यूज़ करते हैं हम लोग। खैर इसका सेशन लेंगे अपन बाद में, लॉग बुक का आखिर में, मगर फिलहाल हमारे पास जो आया फाइनल प्रेशर तो आ गया, अब हमारे पास वर्क डन बाकी है, चलिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। अच्छा ठीक है, P2V2 और P1V1, P2 को मैं लिख देता हूँ एज ओनली, V2 को एज इट इज लिखूंगा, V1 के जगह मैं लिखूंगा 15 टाइम्स ऑफ V2 अपॉन 1 माइनस गैमा, V2 को निकाल लो बाहर, ठीक है, तो P2 माइनस 15 टाइम्स ऑफ P1 अपॉन 1 माइनस गैमा। अब वैल्यूज डालो इनकी, जैसे कि V2 की वैल्यू V2 की वैल्यू क्या है अपनी 15, 1/15 टाइम्स ऑफ V1 है ना, 1/15 टाइम्स ऑफ V1, और V1 कितना है 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब मैं V2 की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/15 इंटू 10⁻³ P2 की वैल्यू यहाँ से ये डालना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है नीचे लेता हूँ मैं डायरेक्ट, वर्क डन इज इक्वल्स टू V2 की वैल्यू 1/15 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय P2 कितना है आपका 44.8 इंटू 10⁵ माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय P1। अब P1 कितना बेटा 1.01 इंटू 10⁵, इसको अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ 10⁵ लिख दो, तो 15 इंटू 10⁵ अपॉन 1 माइनस गैमा यानी 1 माइनस 7/2, 1 माइनस 7/2। फिर क्या होगा, फिर आगे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख दूँ, कैलकुलेशन आपने घर पे कर लेना। इसका आंसर जो आएगा -494 जूल्स करके आएगा, -494 जूल्स, दिस इज द आंसर, -494 जूल्स।
फिर अगला मुझे टेम्परेचर भी निकालने के लिए कहा गया है, फाइनल टेम्परेचर। चलिए देखते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया ना? तो मुझे यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर भी निकालना है। तो भाई देखो, मैं कहूँगा टेम्परेचर और वॉल्यूम की कौन सी इक्वेशन थी, ज़रा बताओ तो ज़रा मुझे। एडियाबैटिक प्रोसेस में कल कराया था, याद है? पीवी की इक्वेशन और टी रेस्ट पावर 1 माइनस गैमा, नहीं प्रेशर की मैंने क्या बोला, टेम्परेचर और वॉल्यूम की। टेम्परेचर और वॉल्यूम की बताओ। हाँ, टी का पावर वी इंटू गैमा, वी रेस्ट पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला था टेम्परेचर और वॉल्यूम का, है ना? अब अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T1 V1 गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गैमा माइनस 1। सही है? अपने को T2 चाहिए, तो T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय V1 अपॉन V2 गैमा माइनस 1। देखो T2 इज इक्वल टू T1 कितना है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और V1 कितना है बेटा आपका 15 V2 अपॉन V2 रेस्ट पावर 7/2 माइनस 1। तो फिर ये कितना हो जाएगा 315 रेस्ट पावर, देखो 7/2 माइनस 1 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होता हो 5/2। मतलब थोड़ा काम आसान हुआ, पहले तो 5 बार उसको मल्टीप्लाई करो 15 को, फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट लेकर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अगेन मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, या फिर लॉग बुक से निकालो। इसका फाइनल आंसर रहेगा 886 केल्विन या 613 डिग्री सेल्सियस। 886 केल्विन या 613 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आपका वर्क डन, है ना? सॉरी, टेम्परेचर। अब देखो ये टेम्परेचर तो आ गया, अब ये काय के लिए आया, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब हमारा क्या बाकी रह गया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप कैसे निकालेंगे वो इस तीनों वैल्यूज फिर से। अब तीनों वैल्यूज बोले तो क्या क्या निकालना है अपने को, फाइनल प्रेशर, है ना? अब फाइनल प्रेशर बोले आपने ये कैसे निकाले थे, एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे निकाले थे, तो बोले इक्वेशन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तीसरा जो आपने पूछा है कि सारी वैल्यूज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ फाइनल प्रेशर पे। तो मैं बोलूँगा बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो अगर आपको याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। याद आया क्या कुछ? आइसोथर्मल प्रोसेस में डायरेक्ट पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते अपन, यानी कि क्या P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अच्छी बात है, यहाँ झंझट नहीं है ज़्यादा गैमा फैमा की, है ना? तो भैया अब क्या होगा, P2 कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय V1 अपॉन V2। अच्छा P1 कितना है 1.013 इंटू 10⁵। अच्छा V1 अपॉन V2 कितना है, वो तो कितनी बार कर चुके अपन 15, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं? या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ 15 ATM, 15 ATM भी लिख सकता हूँ। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये प्रेशर कितना होता है 1, इधर ध्यान दे रहे, ये कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 15 ATM भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? नहीं तो फिर आपको अगर पास्कल्स में निकालना है तो क्या करेंगे आप, उसको मल्टीप्लाई करो, वो 15 पॉइंट समथिंग समथिंग करके 10 का पावर 5 पास्कल्स करके आएगा, या अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं 15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर। अच्छा ठीक है, मान लिए। अब फिर उसके बाद अगर मुझे वर्क डन निकालना रहा तो वो कैसा, बोले वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन का वही फॉर्मूला जो अभी तक यूज कर रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो बोले आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला यूज किए थे अपन ने, है ना, म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। तो म्यू कितना था आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे
नंबर ऑफ वॉल्स नहीं दिया, पीवी लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, पीवी नहीं लेना पड़ेगा, ये म्यू आर टी की जगह पीवी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, यानी P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। फर्स्ट कंडीशन लेना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, और फिर उसके जगह अब इनिशियल प्रेशर कितना आपके पास 1.013 इंटू 10⁵, तो 10⁵, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी 10⁻³ फिर नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 कितना आएगा, वो आएगा 1/15। ओके, अब इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/15 का नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, है ना। अब अगर जैसे ये अगर स्टेट बोर्ड में आया तो उसको पहले लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करो, फिर उसका 1/15 का नेचुरल लॉग लो, लॉग टू द बेस 10 लो, फिर आगे सॉल्व करो। लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वर्क डन की जो वैल्यू आएगी, अच्छा इसमें आया ही नहीं, यहीं तक कंप्लीट करा इसने। ठीक है, ये आपने निकाल लेना नेचुरल, बहुत लंबा जाएगा। वर्क डन की जो वैल्यू है घर पे निकाल लेना आपने इसकी वैल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस, छह चीजें निकालना पड़ रहा है हाल इसका। ये इधर का हो गया राइट साइड का, किसी का बाकी है राइट साइड? चलिए अब नेक्स्ट, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is compressed adiabatically so that its final temperature is so that its final temperature is twice of its initial temperature, है ना। twice ये आसान है, initial temperature. What is the ratio of final pressure, बड़ा सॉन्ग बाहर जाएगा टू इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। हाँ, सेवन बाई टू, गैमा की वैल्यू क्या थी 1.4, 7/5 होगा। हाँ यार, मैंने पूरा 7/2 लेके सॉल्व किया ना। फोर्टीन होता, 7/2 कितना हो जाएगा वो 3.5 होता हो तो सही है यार, तुम समझ गए ना। कर लो यार, तुम ही कर लो वाला प्रॉब्लम। 7/2 लेके सॉल्व कर दिया, मेरे से गलत हुआ वो। 7/5 लेके सॉल्व करना इसको, 7/5। नहीं तो आखिरी में सबसे लास्ट में इसको रिपीट करेंगे, बहुत बड़ा है वो, सबसे लास्ट में देखेंगे इसको, वो प्रॉब्लम है। चलो अब ये वापस इधर आ जाओ।
इत्मीनान से सुकून से करो रे भाई सॉल्व। हाँ, आखिरी प्रॉब्लम, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। जैसे ही वो वर्ड मोनोएटॉमिक गैस बोला तो सीपी, सीबी और गैमा की वैल्यू आ गई अपने पास। गैमा की वैल्यू क्या आएगी? 5/3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए is compressed adiabatically so that its final temperature is twice its initial temperature. T2 is 2 times of T1. What is the ratio of final pressure to the initial pressure? आपसे पूछा गया। अब PT वाला चाहिए हमको इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर वाला एडियाबैटिक प्रोसेस में। जरा बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट आता होता ना, P1 माइनस गैमा T रेस्ट पा गया ना। चेक करो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है एडियाबैटिक में। P रेस्ट पावर 1 माइनस गैमा, है ना, और T रेस्ट पावर गैमा। चेक कर लेना एक बार, सही है। P1 माइनस गैमा T गैमा। चलो ठीक है भाई, मान लिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P1 1 माइनस गैमा T1 1 माइनस गैमा इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गैमा T2 1 सिर्फ गैमा और T2 सिर्फ गैमा। अब अपने को क्या निकालना है? P2 अपॉन P1। तो P2 अपॉन P1 1 माइनस गैमा इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 रेस्ट पावर गैमा, है ना। फिर आगे क्या? गैमा की वैल्यू डालो, P2 अपॉन P1 1 माइनस गैमा कितना हुआ? 5/3 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 रेस्ट पावर 5/3। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? Therefore, P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 रेस्ट पावर 5/3। दोनों साइड में आप इसका क्यूब ले लो, टेकिंग क्यूब। अगर आप क्यूब लेंगे तो क्या होगा? P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर -5 रह जाएगा, T1 अप सॉरी -2 रह जाएगा, T1 अपॉन T2 रेस्ट पावर +5 रह जाएगा। P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर -2 रह जाएगा और T1 अपॉन T2 रेस्ट पावर जस्ट 5 रह जाएगा। आप चाहे तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, P1 अपॉन P2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 इसका स्क्वायर T1 अपॉन T2 रेस्ट पावर 5। अब T1 अपॉन T2 क्या है? T1 अपॉन T2 है 1/2 आएगा। T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 है, तो T1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 रेज टू पावर 5। अच्छा 1/2 रेज टू पावर 5 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो आएगा 32। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/32। ठीक है, मगर मेरे को तो P2 अपॉन P1 पूछा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू √32। अब 16 2 ज़ा 32 होता है, तो 16 को बाहर निकालो, मतलब P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4√2। फिर √2 की वैल्यू डालो 1.414, 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 5.6। आंसर विल बी 5.6। आया समझ में? ये ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आई एडियाबैटिक प्रोसेस पे। हालांकि नीट में देखो बहुत इतना कैलकुलेशन बेस आता ही नहीं इतना सारा ये एडियाबैटिक प्रोसेस का। इसका अगर आया तो नीट वाले एडियाबैटिक प्रोसेस पे सबसे ज़्यादा मेहरबान है। पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एडियाबैटिक प्रोसेस पे मेहरबान है। हर साल तुमको उस पर क्वेश्चन नजर आएगा, आइदर थेरोटिकल फॉर्म में, आइदर ग्राफिकल फॉर्म में। ज़्यादातर तो ग्राफिकल फॉर्म में आया है ना, ग्राफ आया सीधा सीधा, वो पहचानो कि क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस का कौन सा है, आइसोथर्मल का कौन सा है,
कई बार ऐसा है कि वो सारे प्रोसेस के ग्राफ एक साथ दे देते हैं और पूछते भाई बताओ कौन सा किसका ग्राफ है, इनमें से कौन सा आइसोबारिक का है, कौन सा है मेजर पेयर्स के टाइम फॉर्म में। तो और उसमें हर बार एडियाबैटिक प्रोसेस तो पक्का होता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें ये वाला जो तरीका है जो कैलकुलेट करने का, मतलब अगर मान लो एक प्रेशर वॉल्यूम दिया, दूसरा सिर्फ वॉल्यूम देकर प्रेशर पूछा, या प्रेशर देके वॉल्यूम पूछा, एक प्रेशर टेम्परेचर दिया, दूसरा सिर्फ प्रेशर देके टेम्परेचर पूछा, या एक वॉल्यूम टेम्परेचर दिया, दूसरा सिर्फ वॉल्यूम देके टेम्परेचर पूछा, तो यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ना 3, उसका यूज करके सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम आता ही है। और ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें 2 आता है यहाँ पर, और 2 का पावर आपको कुछ लेना पड़ता, ज्यादातर प्रॉब्लम आपको ये मिलेंगे, आपको देखेंगे मॉड्यूल में तो ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसे ही भरे हुए अपने पास, ठीक है ना। वो भी शायद से मेरे को तो लगता है वो भी अपन ने जो करे वो थोड़ा वो गलत जो किया अभी इससे पहले वाला, वो भी शायद ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा उसका वो, क्योंकि आप बोल रहे हैं 7/5 - 1, वो शायद से सिर्फ वो 2/5 ऐसा कुछ आता, और वो इजीली हो जाता, वो भी देखेंगे ना उसको, कल देख लेंगे उसको, अपन कर लेंगे, वो इतना बड़ा है वो आप कल ही देखेंगे, ठीक है। समझ में आया कौन सा? हाँ ये वाला नहीं, ये तो सही है ना आंसर इसका। uh, 2310.1 जूल। चौथे नंबर का जो प्रॉब्लम है उसका आंसर है 2310.1 जूल। चौथे नंबर का जो प्रॉब्लम है उसका आंसर है 2310.1 जूल। ठीक है, बाकी का देखते हैं कल राइट टाइम पे आइएगा, मैं भी राइट टाइम पे आऊँगा, आज लेट हो गया था।